गुड मॉर्निंग। आज अपना मुख्य बिंदु है भारत की विदेश नीति। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उससे पहले भी भारत की विदेश नीति का ताना बाना बुनने लगा था। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तभी भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार तय कर लिया था कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति जो हमारी संस्कृति कहती है उसी के आधार पर आधारित हमारी विदेश नीति बनी। विश्व में उपनिवेशवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद भारत की विदेश नीति। विश्व में उपनिवेशवाद, रंगभेद, साम्राज्यवाद इनको विरुद्ध थी। भारत की विदेश नीति कतई इनका समर्थन नहीं करती। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं विदेश नीति की। विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जिनमें पहली है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भारत की विदेश नीति का पहली प्रमुख विशेषता है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। भारत ने यह अनुभव किया कि युद्धों ने विश्व को तहस-नहस किया है। तो हमारे एक विचारक हैं के.एम. पणिकार, उसने कहा कि भारत को इस बात की बहुत बड़ी चिंता है उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से विश्व समुदाय में मानव जाति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। और इसी नीति पर चलते हुए हमने हमारी विदेश नीति बनाई, विदेश नीति का संचालन किया। अब पड़ोसी राष्ट्रों से हमेशा ही हमने अच्छे संबंध रखने का प्रयास किया। ये हमारी विदेश नीति का पहलू है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति भारत ने अपनाई, जिसका महत्वपूर्ण आधार था खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। इस नीति को सह-अस्तित्व की नीति कहते हैं और इसको भारत ने अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। कई बार
हमारी इस नीति को हमारी कमजोरी या दुर्बलता भी समझा गया, परंतु भारत ने अपनी इस नीति को नहीं छोड़ा। 1956 का स्वेज न्याय संकट, 1956 का स्वेज न्याय संकट, 1962 में चीन का युद्ध, 1962 में चीन के साथ संघर्ष, चीन के साथ संघर्ष, 1971 पाक के साथ संघर्ष। ऐसे बहुत से अवसर आए, परंतु भारत ने अपनी विदेश नीति को कभी भी नहीं त्यागा। भारत सह-अस्तित्व की भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो, उसी में विश्वास करता है और इसी ने हमारी आंतरिक नीति और विदेश नीति का आधार से किया। दूसरा, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध एवं साम्राज्यवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि ये कोई किसी देश का अन्य देश पर आक्रमण करके उसे बलपूर्वक हस्तगत नहीं करना चाहिए। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वो अन्य राष्ट्रों पर कब्जा करने के लिए करता हो। तो भारत ने हमेशा ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध किया। विश्व के अंदर जब इस तरह के विभिन्न अवसर आए, जैसे इराक में अमेरिका का, अफगानिस्तान में अमेरिका रूस का हस्तक्षेप, तो भारत ने इनका समर्थन नहीं किया। 1956 में मिस्र पर हमला हो या खाड़ी में अमेरिका का हस्तक्षेप, भारत ने इनका समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध दर्ज करवाया। रंग भेद का विरोध, रंग भेद का दक्षिणी अफ्रीकी देश जैसे देशों के अंदर रंग गोरे और काले में भेद किया जाता था। नस्ल और रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कोई भी सरकार करती है या कोई भी देश करता है, भारत ने हमेशा उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है, अपनी आवाज को बुलंद किया। भारत ने
रंग भेद की नीति के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाया है। दक्षिण अफ्रीका में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और रंग भेद से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। वो भी हमारी विदेश नीति का आधार है। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में था तो हमारी सरकार ने उस सरकार से अपने राजनयिक संबंध विच्छेद कर लिए थे। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी विदेश नीति रंग भेद का विरोध करती। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संस्थान को समर्थन। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को समर्थन। अंतरराष्ट्रीय जितने भी संस्थान हैं उनका भारत ने उनका समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति हमारा पूरा सहयोग रहा है। अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भारत अपना पूरा समर्थन देता है, यथायोग्य उनमें अपना अनुदान भी देता है और सुरक्षा परिषद में भी भारत ने अपनी स्थायी दावेदारी पेश की है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हमने प्राप्त कर ली थी। पांचवा है पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। पंचशील के सिद्धांत पर आधारित। पंचशील के सिद्धांत पर आधारित 5 सिद्धांतों पर हमारा जो पंचशील का सिद्धांत जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था वो हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ रहा। एक दूसरे देश की प्रादेशिक अखंडता को पूर्णतया सम्मान के साथ और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भाव। दूसरा अनाक्रमण कि एक भारत किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा पंचशील का सिद्धांत था समानता। पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
सह अस्तित्व का सिद्धांत का तात्पर्य था कि भारत ऐसी नीति का अवलंबन करे, खुद भी जीवित रहे, औरों को भी जीने दे और खुद भी शांतिपूर्वक रहे और औरों को भी शांतिपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करे। छठा है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व दो महाशक्तियों के अंदर बंट गया और शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा था सोवियत संघ। विभिन्न देश विभिन्न गुटों में शामिल हुए, परंतु भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत था उसमें नेहरू, टीटो और नासी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू, टीटो और नासी, टीटो और नासी, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया के टीटो और मिस्र के नासिर, यूगोस्लोवाकिया के टीटो और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। न तो सोवियत संघ की तरफ झुकाव होगा, न संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ झुकाव होगा। अब अगर किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भरपूर सहायता करने पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्षता की नीति उदासीनता व तटस्थता की नीति नहीं है। ये गुटनिरपेक्षता की नीति का तात्पर्य तटस्थ नीति से कभी नहीं है। इसके लिए नेहरू ने कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन और न्याय की हत्या होती है, स्वतंत्रता का हनन और न्याय की हत्या होती है, तो हम कभी भी तटस्थ रह नहीं सकते। वैसी परिस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए देश उसका माकूल जवाब देंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1955 के बांडू सम्मेलन में 1900 बांडू सम्मेलन में अस्तित्व में आया। में वांडू में जो सम्मेलन हुआ उसमें ये आंदोलन अस्तित्व आया। 1961
61 में 25 विकासशील देशों, इसमें 25 देश शामिल हो गए और उनका सम्मेलन हुआ। भारत ने 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नई दिल्ली में आयोजित करवाया गया 1983 सातवां जो ये आंदोलन हुआ, ये इसमें शामिल हुआ। 17वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में संपन्न हुआ। राजनीतिक वैज्ञानिकों का मत है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का जन्म शीत युद्ध के समय विश्व के दो शक्ति केंद्रों में विभाजन के कारण हुआ। कि शीत युद्ध में दो शक्तिशाली ध्रुव थे, उसके मध्य में इसका जन्म हुआ। अब